हजरत अली का कौल है, मुसीबत में घबरा जाना कमाल दर्जे की मुसीबत है, कि पहली मुसीबत है ऊपर से आप पैनिक हो जाएं, तो आप उल्टा अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो पहली बात यह है कि हमने कभी भी इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो उसमें बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना, इस सिचुएशन को बड़े तरीके से धीमे मिजाज से साथ साथ लेके चलना, और छोटी छोटी सी एडवाइसेज हैं जो आप लोगों को देना बड़ा जरूरी है। यानी कि जब हम ओवरऑल देखते हैं आफ्टर रिजल्ट एटीट्यूड को, तो बेसिकली आपको एक ओवरऑल एटीट्यूड चाहिए। रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले बाहर की दुनिया को समझाना जरूरी होता है, फिर अंदर के इंसान को समझाना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि यू हैव टू डील विद आउटसाइडर व्यू। जैसा भी रिजल्ट आया है, अब अगेन वही वाली बात है कि अभी हमें नहीं पता कि रिजल्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है, ऑल्दो आईकेएप अपने रिजल्ट्स काफी इंप्रूव कर रहा है और अब ज्यादातर अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन जब भी कोई रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको अपने आप से शर्म नहीं आ रही होगी, दुनिया से शर्म आ रही होगी। लोग कहेंगे तुम्हें कहा था सीए में मत घुसो, अच्छे भले लाइक बच्चे होते थे, मेडिकल में जा रहे थे, अपनी जिद थी सीए में आने की, तो कोई कहेगा ये तो पढ़ता ही नहीं था, ये तो हर वक्त अपने मोबाइल पे लगा रहता था। ये तो सबसे आसान वो है, हर बड़ा बच्चे को ये कह सकता है कि हर वक्त मोबाइल यूज कर रहा है, क्योंकि बच्चे करते ही मोबाइल यूज है। अब नहीं होते थे बड़ों के टाइम पे मोबाइल, अब आपके टाइम पे मोबाइल है, तो लेकिन हमारे पास कितना आसान बहाना है हम सारे बड़ों के पास, क्या तो फेल हो गए, कहा था ना इतना मोबाइल मत यूज करो, ये कह के वो साइड पे हो जाएंगे। चलो वो तो साइड पे हो गया। आउटसाइडर्स दो तरह के लोग हैं, पेरेंट्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अपनी बाहर की दुनिया को एग्जैक्टली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी इज एग्जैक्टली योर पेरेंट्स हु ऑलवेज केयर, हु डू केयर, और एक रेस्ट ऑफ पेरेंट्स हैं जो सिर्फ चस्का ले रहे हैं, जो आपके फेल होने पे अंदर खाते थोड़े से खुश हैं कि अच्छा चलो जरा अच्छा है, जरा इसको मजा आएगा, जरा मैं भी जाके बातें मारूंगा ऐसे। वो आपके मामू भी हो सकते हैं, वो आपका कजन भी हो सकता है, वो आपका कोई यार दोस्त भी हो सकता है, वो आपका बड़ा भाई भी हो सकता है। तो बड़ा भाई इज नॉट इक्वल टू पेरेंट्स वाला कनेक्शन। पेरेंट्स आर दोस्त जो जेन्युइनली सिंसियरली कंसर्न्ड है। प्रॉब्लम ये है कि बंदा उनके साथ जो बाहर वालों को डिफेंड करते करते पेरेंट्स के सामने भी वो एटीट्यूड रख लेता है जो बाहर वालों के सामने है। तो इस तरह से नहीं करना। आपने बाहर की दुनिया जो आप पे उंगलियां उठा रही है, जो आपको बार बार कह रही है कि ये क्या है, किस तरह से है, तुम्हारा क्या बना, किस तरह से बना, अल्लाह करे आप सब लोगों का बड़ा अच्छा रिजल्ट आए, लेकिन अगर किसी भी वजह से खुदा ना खास्ता कहीं पे भी इस रिजल्ट या आगे किसी भी रिजल्ट में आपके साथ कुछ इस तरह से होता है, तो आपको हमेशा एक आउटसाइडर व्यू अपनाना होगा। आउटसाइडर व्यू में आपने जो है वो ये देखना होगा कि मैंने अब किस बंदे के साथ कैसे डील करना है। पेरेंट्स हमेशा सच बोलना है। ये वो लोग हैं जिनको आपके रिजल्ट का सबसे ज्यादा दुख भी होगा, लेकिन यही एग्जैक्टली वो लोग हैं जिनको सच बताना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन्हें दुख होगा एक आध दिन तक, उदास रहेंगे, शायद नाराज रहेंगे, शायद डांट भी देंगे, लेकिन उसके बाद समहाउ उन्हें समझ आ जाएगा कि हमारा बच्चा मुश्किल में, फिर वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको अपने परों में छुपा लेंगे, आपको बाहर के लोगों से। और जब आपने उनको सच बता दिया और अब कोई चाचा मामा आके आपको तंग कर रहा होगा, कोई फुप्पू आके तंग कर रही होगी, कोई कजन तंग कर रहा होगा, तो आपके वालिदैन आपको डिफेंड कर रहे होंगे, उनको अपनी टीम में ले लें। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि सबसे पहले बच्चा डर के मारे ना अपने वालिदैन को गलत बताता है, क्या मेरे सारे पेपर पास हो गए, फिर अगले 6 महीने गिल्टी में जीता रहता है कि मैंने उनको गलत बताया है, फिर सोचता रहता है कि मेरे किसी दोस्त से ना पता लग जाए, फिर अगली दफा जब पेपर देता है तो फिर अपनी इक्वेशन सीधी करने के चक्कर में वो बेचारा 2-2.5 साल तक यही सोचता रहता है कि मैंने इनको कब कितने पेपर पास हुए हुए बताए थे। तो वालिदैन को झूठ नहीं बताना। आप में से मेजॉरिटी लोगों को अपनी मदर से बहुत प्यार होगा और मेजॉरिटी को लगता होगा कि मदर बहुत नरम दिल है, बड़ा ख्याल रखती हैं। फादर जो है ना बड़ा अंडररेटेड लोग हैं, ये माँ से भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि माँ ने इनको डांटने के लिए रखा हुआ है। सारा दिन माँ आपके साथ है या बच्चे के साथ है तो बच्चे की केयर कर रही है, बच्चों को छोटी छोटी सी एडवाइस कर रही है, तो बच्चे माँ के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं। जब फ्रेंडली हो जाते हैं तो जब माँ कहेगी बेटा होमवर्क कर लो, तो बच्चे ये भी नहीं सुनेंगे कई दफा। तो फिर माँ को बच्चों को ये बताना है कि एक बाप है जो बड़ा खूंखार किस्म का आदमी है। बाप बेचारा घर एंटर होगा, सोचेगा बच्चों को प्यार करे, माँ ने एकदम से कह देना इसने होमवर्क नहीं किया। अब वो गरीब ने घर में कदम रखते साथ ही उस होमवर्क ना करने वाले बच्चे को डांटना है। अंदर से इतना प्यार कर रहा होता है बेचारा, वो रातों में बैठ के सोच रहा होता है ये मैंने क्या किया है,
बच्चे की आंख में आंसू आ गए, लेकिन उस टाइम पे उसको एक कठोर बाप बन के जो है ना कि नहीं, बच्चे को खौफ होना चाहिए किसी का। तो अगर तो आप अपने फादर से डर के मारे उन्हें ना बताएं, तो यकीन माने, मैं खुद भी एक बाप हूं और मैंने अपने फादर को भी उनकी ओल्ड एज में देखा है, समझा है। ये फादर बहुत ख्याल करने वाले लोग होते हैं और वो प्रैक्टिकल लोग होते हैं, उनको समझ आ जाती है बात, जो माँ को इतनी जल्दी नहीं समझ आती बात। तो कभी भी डर के मारे अपने फादर से कुछ नहीं छुपाना। और अपनी मदर, जाहिर है वो तो आपका ख्याल रखती हैं, आपको तसल्ली देंगी, तो आपने अपने पेरेंट्स को हमेशा 100% सच बताना है। एक दो दिन मुश्किल गुजरेंगे, शायद आपको गुस्सा भी सहना पड़े, शायद वो परेशान भी हो, शायद वो उदास भी हो, आप उनका दिल नहीं तोड़ना चाह रहे, लेकिन आगे जाके उनको किसी और से पता लगे तो उनके ऊपर बहुत बड़ा शौक गुजरेगा। तो ये जो आउटसाइडर व्यू है ना, इसमें सबसे पहले तो पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स की ख्वाहिश है और पेरेंट्स का हक है कि उनके साथ सच बोला जाए। तो आपने पेरेंट्स के साथ झूठ नहीं बोलना। आपका जो भी रिजल्ट है, अच्छा बुरा दरमियाना जैसा भी है, हमेशा पेरेंट्स को लाजमी बताना है। फिर उसके बाद अदर देन पेरेंट्स, चाचे मामे ताए, ये लोग जिंदगी में सिर्फ तकलीफ देने के लिए। आप बचपन से उनसियत रखते हैं, जाहिर है आपके फादर के भाई हैं, बहन भाई हैं, आपके मदर के बहन भाई हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपको लगता है कि वो आपकी केयर करते हैं। वालिदैन के अलावा कोई जेन्युइनली केयर नहीं करता, बाकी सब सिर्फ जो है ना वो एंजॉय कर रहे होते हैं। और आके बिला वजह आपको सवाल पूछेंगे। इन रिश्तेदारों को अवॉइड करना बड़ा आसान है, जरूरी नहीं है। सीए में तो हमारे पास बहुत बड़ा बहाना है कि भाई सीए बड़ा मुश्किल होता है, बच्चा जो है ना मसरूफ रहता है, टाइम ही नहीं है। तो हम सीए वाले तो ना शादियों में जाके अटेंड करते हैं बहुत ज्यादा इवेंट्स, ना बहुत ज्यादा अरसे के लिए किसी तरफ घूमने फिरने जाते हैं। तो ये रिश्तेदार जो है ना वो आपको ज्यादा तंग नहीं करेंगे। फिर भी अगर किसी ने पूछ लिया कि हाँ भाई बेटा क्या बना, तो उनसे कहें जी सीए डिफिकल्ट चीज है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप दुआ करते रहें, आपकी सिंसियर दुआएं मिलती रहेंगी ना तो पेपर पास हो जाएगा। तो आपने उनको मुश्किल में डाल दिया। अब वो ना आगे अब अटैक करने की उसमें नहीं है, क्योंकि आपने तो ये उसको कनेक्ट कर दिया है कि मेरा पेपर पास हो जाएगा जब जिस दिन आपने सिंसियर होकर दुआ कर दी, मसला ही हल हो जाएगा। फिर भी ज्यादा तंग कर रहे हो, उनसे कहें जी मैं बस कोशिश कर रहा हूँ, आप दुआ करते रहें। बेटा पेपर फिर भी क्यों रह गया जी? आज तक आईकैप में 12-13 हजार लोग पास हुए हैं 1961 से, तो पता नहीं कितने लाख बंदे फेल भी हो गए होंगे। तो समटाइम होता है कि इंसान जरा बैड टाइम चल रहा होता है, तो इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बस अंकल आपने दुआ करनी है, खत्म। एक आध दफा कहेंगे फिर उन्हें समझ आ जाएगी कि ये तो वो मजा ही नहीं आया, इसको हमने सुई चुभोई तो ये आगे से तड़पा नहीं, ये आगे से उलझा नहीं, ये आगे से परेशान नहीं हुआ। तो जो बाहर वाले, इतने बाहर वाले हैं जो आपके इनर सर्कल वालिदैन से हटके हैं, उनको आपने इग्नोर करना है। किन की बात सुन के क्यों टेंशन लेते हैं? इन्होंने सारी जिंदगी बातें सुनानी है, आपकी शादी पे भी बातें सुनाएंगे, आपके मरने पे भी आपके और आसपास वाले लोगों को बातें सुनाएंगे। इनमें से किसी को कोई परवाह नहीं है आपकी असल में कामयाबी से। जिसको परवाह है वो सबसे सगे आपके पेरेंट्स हैं, उनको आपने हमेशा सच बताना है। रिश्तेदार अगर पूछ भी रहे हैं उनसे कि हाँ जी बस अभी कुछ पेपर पास हुए हुए कुछ रहते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करो। बेटा फिर भी कौन कौन सा पेपर, कितने दिए थे, कितने पास हुए? अंकल मैं कोशिश करूं, दुआ करते रहिएगा। मतलब वो उलझ जाएंगे, वो कहेंगे नहीं यार मजा ही नहीं आया। आप किसी दूसरे फेलियर को जाके ना तंग करते हैं, उससे कहते हैं कि भाई तुम जरा थोड़ा सा टॉर्चर में आओ। तो सबसे पहले तो बाहर की दुनिया को डील करते हुए पेरेंट्स को सच्चाई के साथ और रिश्तेदारों को इग्नोरेंस के साथ डील करना है। मैंने जिंदगी में लोगों को पूरी जिंदगी गुजारते देखा है ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे, और लोग फिर भी कहते रहते हैं। आप कभी भी लोगों को खुश नहीं कर सकते, जितना मर्जी आप जिंदगी कुर्बान कर दे लोगों पे, लोगों ने हमेशा अपने नजरिए से देखना है और हमेशा आपके ऊपर कोई ना कोई उल्टी सीधी बात करनी है। तो आप कभी भी दुनिया को खुश नहीं रख सकते। हाँ आप अपने वालिदैन को खुश रख सकते हैं और उन्हीं को ही खुश रखना मकसद है। उसके अलावा दुनिया बड़ी बेरहम है, आप जो मर्जी करते रहेंगे वो हमेशा उसमें एतराज करते रहेंगे, आपको तकलीफ देते रहेंगे। तो दुनिया को खुश करने के चक्कर में अपने आप को मत फंसा ले। आपने वो करना है जो आपको ठीक लगे। पता लगे आप दुनिया से घबरा के सोचे मैं अब 4-5 पेपर इकट्ठे दे दूं, 4 पेपर दे दूं ताकि मैं जल्दी से पास हूं, ताकि मैं एक दफा ये रिश्तेदारों का मुंह तोड़ दूं। उनका अगर मुंह तोड़ना है तो परफॉर्मेंस से तोड़े।
ये आज आपको बातें मार रहे हैं, 5 साल बाद आप एक सक्सेसफुल जगह पे अगर बैठे हुए होंगे तो ये आपसे सिफारिशें लगवाया करेंगे। ये इंतकाम है, ये जवाब देने का तरीका है। जवाब देने का ये तरीका नहीं है कि आप उनसे उलझना शुरू हो जाएं, लड़ना शुरू हो जाएं। बस आपने ये कहना है कि अंकल, चाचा, मामा, ताया, दोस्त, फलाना, यार दुआ करते रहो, अल्लाह करे मैं जल्दी से जल्दी बेहतर से बेहतर कामयाबी की तरफ चला जाऊं। बस तुमने जिस दिन सिंसियर दुआ दे दी मेरा काम बन जाना है, वो उसने कभी भी नहीं देनी। तो फिर उसने आगे से आपसे पूछना खत्म कर देना है। आउटसाइड व्यू है। आउटसाइड व्यू में पेरेंट्स को सच बताने के बाद आपने हमेशा लोगों को बताना है कि सीए काफी डिफिकल्ट होता है। उनको हमेशा बताना है कि देखिए ना, 61 से लेके अब तक 39 साल वो गुजरे, 25 साल ये गुजर गए, 64 साल हो गए। 64 साल में अगर 12-13 हजार लोग पास हुए हैं तो ये कोई बहुत अच्छी रेशियो तो नहीं है। तो आपके पास तो बहुत बड़ा डिफेंस है। जो कहे क्यों रह गया उसे को, भाई सीए मुश्किल है, तभी तो तुम नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूं। तुमने तो आसान फील्ड चूज की हुई है ना, तुम्हारे तो सुकून चल रहा होगा, टीचर के साथ बना के रखी हुई होगी, कोई मिठाई शिठाई दे दी तो नंबर भी लग जाते होंगे असाइनमेंट में। हमारे नहीं ऐसा होता, हमने काम करना होता है, मेहनत करनी होती है, और उस मेहनत के बाद भी हमारी फील्ड आसान नहीं है। ये बात तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि सी एक डिफिकल्ट फील्ड है। तो यू हैव अ वेरी राइट डिफेंस कि मैं एक मुश्किल फील्ड में हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, अल्लाह करे चीजें बेहतर हो, हालात बड़े मुश्किल है। तो दुनिया को जरूर बताना है कि मुश्किल फील्ड है, ये आराम से पास नहीं करते लोगों को, इसमें बड़ी दिक्कतें हैं वगैरह वगैरह। फिर एक प्रॉब्लम आएगा जब आप इतना 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 डिफेंड कर रहे होंगे ना कि आईके वाले तो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, वैसा करते हैं, आप उस रोल में चले जाते हैं। फिर जब बंद कमरे में बैठ के अपने आप को सोचना है तो उस रोल से वापस बाहर निकालना है अपने आप को। जैसे मैं नहीं कहता कि डायमेंशन में जाकर वापस आना है। प्रॉब्लम ये है कि हमें लोगों को जवाब देते ये भूल जाता है कि हमने भी गलती की थी। हम ये वाकई समझ लेते हैं कि आईकेप एक मुश्किल चीज है जिसकी वजह से मैं फेल हुआ। भाई दुनिया को ये जरूर बताएं कि आईकेप मुश्किल चीज है, मैं फेल हुआ। ये मत बताएं कि मैंने मेहनत नहीं की थी। लेकिन बंद कमरे में तन्हाई में जब अपने आप से पूछें, माई सेल्फ व्यू जब आए, तो उस वक्त तो समझना है कि क्या गलती थी। इस वक्त अपनी मिस्टेक्स को रिव्यू करें। जब खामोशी से बैठे हैं तो सोचें कि मैंने क्या 6 महीने वाकई पढ़ा था, क्या मैं टेस्ट वगैरह देता था, कहीं मैं खाली बिरयानी खाने के लिए टेस्ट देने जाता था, क्या मैं रेगुलर था, क्या मैंने जो टीचर्स की छोटी छोटी सी एडवाइसेस थी क्या मैंने उनको फॉलो किया था। अपने आप को जरूर कटहरे में खड़ा करके मुजरिम डिक्लेयर कर दें और बताएं अपने आप को कि तुम गुनाहगार हो। ये काम दुनिया के सामने नहीं करना, दुनिया को कमजोरी नहीं हाथ लगने देनी, जलील कर देंगे। लेकिन जब माई सेल्फ व्यू है ना, अपने आप से झूठ नहीं बोलना। दुनिया को जैसे मर्जी आप जैसा मर्जी जवाब देते हैं, जो मर्जी ईगो आपकी, जैसे मर्जी अपने आप को डिफेंड करें, बट अपने अंदर के इंसान से हमेशा सच बोलना है कि आपका पेपर क्यों रुका ये आपको पता होना चाहिए, आपकी क्या खामी थी ये आपको पता होना चाहिए। और जब खामी पता लग जाए तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। इस बंदे ने दोबारा से नया स्टैंड लेना है, एफर्ट करनी है, कोशिश करनी है, आगे से आगे बढ़ना है। बात कुछ समझ आ रही है? कहानी इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, आप लोग भी जज्बात रखते हैं। जैसे मैं कहता कि किसी हद तक आप लोग भी तो इंसान ही हैं। हम समझ गए आप हमें, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो पेन तो समझ आता है ना। हम ह्यूमन बीइंग है, आप ह्यूमन बीइंग है, तो हमें ये तो पता है कि आपके अंदर जज्बात हैं, आपका एक दिल है और वो मासूम है। अभी उसने बहुत ज्यादा मुशक्कतें नहीं देखी। हम लोग तो सख्त हो चुके हुए हैं ना, मारे खा के बैठे हुए हैं, अपने रिश्तेदार गंवा के बैठे हुए हैं, फादर को अपने हाथों में मरते देखा है, तो हम लोग सख्त हो चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। आप लोग अभी उतनी मुश्किलों से नहीं गुजरे, आप लोग अभी जमाने की वो मुश्किलात नहीं सही हैं, तो आप जज्बाती हो जाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ऐसे लोग जो इतने इमोशनली ड्रिवन हो, उनको रिजल्ट वाले दिन मैं कहूँ नहीं आज तो हम पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे, कोई फायदा नहीं है। वो सिर्फ जाया जानी है वो सारी डिस्कशन। तो और आज भी जाहिर है हम फिर इसलिए डिफरेंट बात कर रहे हैं कि ताकि कम से कम ये बातें आपके जहन में रहे। तो हमेशा आफ्टर रिजल्ट एक आउटसाइडर व्यू है जिसके 2 खौल हैं, वालिदैन एंड रेस्ट ऑफ वालिदैन। वालिदैन के साथ हमेशा सच, हमेशा सही बात, अपनी कमजोरी भी उन्हें बताते, कोई मसला नहीं है। वो वालिदैन है, वो आपको समझाते रहेंगे, वो आपके सबसे सगे हैं। माँ और बाप दोनों एक जैसे हैं। माँ फ्रेंडली है लेकिन बाप आपको नहीं पता बहुत फ्रेंडली है। जब आप सो रहे होते हैं तो आपके माथे को चूमता होगा आके,
और माँ से कहता होगा कि तुमने मुझे तो बस विलन ही बनाया हुआ है। मैं खुद अपना बचपन अपने फादर से बहुत डरा हूँ, लेकिन जब थोड़ा सा बड़ी एज का हुआ हूँ तो उनके साथ जब सेटिंग होना शुरू हुई है तो समझ आया है कि वो बेचारे कितना दर्द रखते थे। उनके भी जज्बात होते थे, वो प्यार करना चाहते थे, लेकिन वो अगर सख्त ना हो और माँ भी सख्त ना हो तो हमने ही बिगड़ जाना था। तो उन बेचारों को सख्त होना पड़ता था, उनको अदाकारी करनी पड़ती थी सख्त होने की। अब जब आज ये अदाकारी मैं अपने बच्चों के सामने कर रहा होता हूँ तो मुझे समझ आता है कि बेचारा वालिद भी बहुत प्यार कर रहा होता है, उसको तो बच्चे मिले नहीं होते पूरा दिन, और जब मिलते हैं तो उन्हें डांट डपका के साइड पे कर देता है, क्योंकि उसका रोल वो है। वो अगर बच्चे को नहीं डांटेगा, नहीं मारेगा या उसके साथ गुस्से से बात नहीं करेगा तो बच्चा हर वक्त ही इजी रहेगा, क्योंकि माँ तो इजी गोइंग है ना कि हाँ ठीक है ये तो नरम दिल औरत है, इसको तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। बाप जरा खतरनाक आदमी होता है, जरा बाप के सामने तो बाप से भी सच बोलते हुए डरना नहीं है। अपेरेंटली वो गुस्सा करेंगे, अंदर खाते वो आपका दुख दर्द समझ रहे होंगे, अगले ही दिन से आपको रिश्तेदारों से भी डिफेंड करना शुरू कर देंगे और मोटिवेट भी करना शुरू कर देंगे, बेटा कोई बात नहीं, कोशिश करो, तुम बस अपने हिस्से का काम करते रहो, बाकी अल्लाह मालिक है। तो आउटसाइडर व्यू में वालिदैन के साथ सच 100% सच, और रेस्ट ऑफ वालिदैन के साथ तो बात ही नहीं करनी, इग्नोर मारना है। और जो बहुत ज्यादा आके तंग करे तो उसे कहना बस दुआ करते रहे आप, आपकी सिंसियर दुआ होगी, मैं कभी जिंदगी में नाकाम नहीं होऊंगा। तो उन्हें समझ आ जाएगा कि वो तो उनके बस में पॉसिबल नहीं है सिंसियर दुआ करना, तो वो आपको तंग करना छोड़ देंगे। और इनर व्यू में वही वाली बात है कि दुनिया को बोलते 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 आप उस रोल में आ जाते हैं कि आपको लगता है कि फिर मेरी गलती ही नहीं है। बंद कमरे में अपने आप को जरूर कहना है कि मैं गलती पे हूं, और फिर अपनी गलतियों को समझना है, असेस करना है, टीचर से पूछना है कि क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो लोग करते हैं, उसको समझना है और अगली लाइफ में उसको नहीं करना। फेलियर कई दफा आपको चांस देता है आगे बढ़ने का। कुछ बात समझ आ रही है? रिश्तेदारों को मजा आता है, एक अच्छा भला इवेंट चल रहा होगा, सारा कुछ होगा, एक अच्छी शादी, सारी चीजें सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से होंगे, एकदम से कहते हैं कि सलाद तो रखा हुआ ही नहीं था खाने में। कैसी शादी थी यार, तुम लोगों ने इतना नहीं सोचा? जो लोग आए वो सारे लोग प्लेटें पकड़ के ना ढूंढते ही रह गए, उन्हें सलाद नहीं मिला। लोगों के चेहरे पे तासुफ था। वो तो कहीं से भी कोई भी इन्वायरमेंट क्रिएट करके आपको सिर्फ टॉर्चर दे देंगे। दूर रहना है, ये बड़े टॉक्सिक लोग होते हैं। और हमारा माशरा भरा हुआ ऐसे लोगों से जिनको ये अच्छा नहीं लग रहा होता कि दूसरा क्यों खुश है। वो आपको तकलीफ देना चाहते हैं तो आप मत उनसे तकलीफ खाएं। उनकी तकलीफ ये देखें, ये फिजिकल तकलीफ नहीं है। अगर कोई आपको सोटी मार रहा हो तो बचने का क्या तरीका है? भाग जाए। फिजिकल तकलीफ का सोल्यूशन है फिजिकल। वो फिजिकल सोटी मार रहा है, आपने फिजिकल दौड़ लगा दी। तो जो वर्चुअल तकलीफ दे रहा है, जो आपके जहन को अजियत दे रहा है, उसका सोल्यूशन भी फिजिकल, वो वर्चुअल सेफगार्ड है कि आपने अपने जहन को मोल्ड कर लेना, तकलीफ लेना छोड़ देनी है, लेनी ही नहीं है तकलीफ। सोचना ही नहीं है कि इसने फजूल से फजूल क्या कमेंट किया, क्योंकि आपको जिंदगी पर इस तरह के कमेंट अपने आसपास के लोगों से मिलते रहेंगे। सिवाय पेरेंट्स के कोई सिंसियर नहीं है, ये रूल जहन में रख लें। चाहे सगा भाई हो, चाहे बहुत करीबी दोस्त हो, पेरेंट्स जैसा कोई नहीं है, ये तय है, 100% तय है। ये बात जितनी जल्दी जिंदगी में समझ आ जाएगी उतना अच्छा रहेंगे। बाकी सब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। बंद कमरे में अपने आप से पूछा, समझ आई अपनी गलतियां, फिर समझ आया मैं ही क्यों। तरस नहीं आता अल्लाह को मुझ पे? वो तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, मुझे कैसे फेल कर सकता है? मेरा रिजल्ट क्यों खराब हो गया? भाई ने बड़ी अच्छी बात की, वो पेशेंस को भी तो टेस्ट करता है। वो ये भी तो देखता है कि आप अकीदे में कितने स्ट्रांग हैं। और हम यही सोचते हैं कि यार ये हमें क्या गुजरी है हम पे। मैं तो अच्छा वाला स्टूडेंट होता था, मैंने तो मेहनत भी बड़ी की थी, अल्लाह को तो पता है, मैंने दुआएं भी बड़ी मांगी थी। मैं क्यों रह गया? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? सम टाइम एक छोटा नुकसान बड़े नुकसान से बचा रहा होता है। हो सकता है आप में कुछ ऐसी हैबिट्स डेवलप हुई हुई हो जिसकी वजह से अल्लाह आपको एक थोड़ा सा वार्निंग देना चाहता हो कि देखो इस तरह से करोगे तो फेल हो जाओगे। आज हो सकता है आप वो आदतें बेहतर कर लें तो कल को एक बड़ा नुकसान ना हो और आप लाइफ में आगे बड़ी जबरदस्त अचीवमेंट हासिल कर लें। वो छोटी छोटी चीजें जो आपने अपने फेलियर से सीखी हैं। और हमें नहीं पता होता, कई दफा हमारे फेलियर हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। मेरा एक पेपर BFD मैंने शायद बताया था कि मैंने 5 साल में बाकी पेपर किए हैं और 5 साल में एक पेपर।
फाइनल का एक पेपर, वो पेपर अगर फौरन पास हो गया होता तो शायद मुझे टीचिंग में लोग ना आने देते, मेरे ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता कि नहीं भाई तुम तो फर्स्ट अटेम्प्टर हो, जबरदस्त तरीके से चल रहे हो, फर्गूसन से तुम्हारे आर्टिकल्स हैं, जाओ बाहर जाओ, तुम जॉब करो, नौकरी करो, ये काम करो। और मेरे अंदर बहुत शदीद जज्बा था कि मैंने टीचर बनना है। तो मुझे आज समझ आता है कि अगर मेरा पेपर टाइम पे पास हो गया होता वो, तो लोगों ने मुझे नहीं पढ़ाने देना था, उन्होंने कहना था पागल हो गए हो। मेरी फैमिली पे प्रेशर आ जाता और मुझे कहीं ना कहीं लोग धक्के से बाहर भेज देते। और मैं आज एक अकेला मिस्टर आतिफ आब्दी, एक अमीर आदमी या एक बेहतर आदमी बनने की कोशिश कर रहा होता, मैं कम्युनिटी के लिए काम नहीं कर सकता था। तो उस टाइम का मेरा वो पेपर का रुक जाना मेरी लाइफ में बड़ी ब्लेसिंग लेके आया। उसके अलावा एक और कहानी भी है, मेरे कैफ का एक पेपर अचानक से रह गया था, लेकिन वो इस वक्त उतना ज्यादा टाइम नहीं है, नहीं तो उसमें भी बड़े मजे मजे के वो हैं। उसमें अगर मौका मिला तो कहीं ना कहीं किसी वीडियो में वो अगर मैंने कहानी डिस्कस की है तो उसका क्लिप काट के आपको वो कर दूंगा। एक दफा मैंने जब समझ आ गई गेम तो मैंने दुआ की थी अल्लाह से कि अल्लाह करे पेपर रह जाए, बकायदा दुआ की थी, 100 नफल माने थे और रिजल्ट से पहले अदा भी कर दिए थे कि अल्लाह करे पेपर रह जाए। अब इसका मतलब है कि उसके लिए ना फिर आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए कि क्यों कभी कभी फेलियर आपको जिंदगी में आगे ले जाता है। आज अगर मैं जितना भी सक्सेसफुल हूं, उस दिन वो पेपर ना रोका होता तो शायद मैं इस सिचुएशन में ना होता। बस अल्लाह ने एक अच्छे टाइम पे समझा दिया, बता दिया कि कभी कभी फेलियर अच्छे होते हैं आपके लिए, कभी कभी कोई महरूमी जिंदगी में बड़ी अच्छी होती है, लोगों को नहीं समझ आता। मैं एक स्टूडेंट का अक्सर किस्सा सुनाता हूँ। एक स्टूडेंट था, एथीस्ट किस्म के उसके बिलीफ थे। वो कहता सर ये अल्लाह का कॉन्सेप्ट ना एवं ही हम लोगों ने घड़ा हुआ है, ये गरीब को ना हौसला देने के लिए कि एक अल्लाह है वो फिर बदला लेगा बुरे लोगों से, क्योंकि गरीब तो गरीब ही है ना, उसके साथ तो बुरी ही हो रही है, और अमीर अमीर है उसके साथ हमेशा अच्छा हो रहा है। तो उसको बड़ा मैं समझाता था कि इस तरह से नहीं है वो सारा, लेकिन वो मतलब अपने तरीके से चल रहा होता था कि नहीं सर ये जो है ना मजहब जो है ना सिर्फ इंसान को, गरीब इंसान को इजी रखने का तरीका है। कहता है कराची में एक इवेंट हुआ, उस जमाने में बेनजीर आई थी शायद पाकिस्तान वापस, तो वहां पे जो है ना एक कराची में जलसा था, उसने जो है ना वहां खिताब करना, बेनजीर थी या कोई पीपल्स पार्टी का इस तरह से जलसा था। इसने फिर मुझे कैसा सुनाया आके कुछ अरसे बाद कि मैं उस जलसे में वहां पे मौजूद था, तो मैं वहां पे पुल पे खड़ा हुआ था और वहां पे बड़ा हजूम था, पुल से जरा दूर तक नजर आ रहा था, तो मैं सोच रहा था कि चलो यहाँ से नजर आ जाए। कहता अचानक से वो किसी ने ऐलान किया कि यहाँ से वो मोहतरमा गाड़ी से निकलने वाली हैं, तो लोग बड़ी तेजी से भागे हैं उस तरफ। अब लोग तो जैले किस्म के होते हैं, वो तो बड़ा ज्यादा अकीदत रखते हैं अपने लीडर से, लोग तेजी से भागे हैं गाड़ी की तरफ। तो कहता है उस टाइम पे मैंने देखा एक बंदा बैसाखी से चल रहा है और बड़ी तर्ज बड़ी नजरों से इधर उधर लोगों को देख रहा है जो तेजी से भागे जा रहे हैं, और जल्दी से जल्दी आगे जाएंगे तो उनको मोहतरमा नजर आ जाएंगी, तो उनका वो जो सियासी जज्बा है वो पूरा हो जाएगा। और ये बंदा क्योंकि बैसाखियों से चल रहा है तो ये थोड़ा स्लो है। तो उसने कहा मैं सब उसको देख के सोच रहा था कि तर्ज भरी नजरों से इधर उधर देख रहा है, तो अल्लाह ने इंसाफ कहाँ किया, इस बंदे की टांगे छीन ली इससे, आज लोग इससे तेज भाग रहे हैं। तो कहता है उस वक्त मुझे आप याद आए कि आपने कहा था कि अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा अच्छा भी होगा उसके साथ, और अल्लाह बैलेंस कर देता है। कहता मुझे नहीं समझ आती थी, लेकिन थोड़ी देर बाद धमाका हुआ वहां जहां गाड़ी थी। कहता 85 बंदे मर गए, वो सारे मर गए जो तेजी से पहुंच गए थे वहां, और जो बैसाखियों से चल रहा था बच गया। कहता फिर उस वक्त समझ आई कि अल्लाह ने वो जो उसको एक महरूमी दी थी, उस एक महरूमी से उसकी एक बहुत बड़ी मुसीबत टाल दी, और जिनके पास वो टांगों वाली महरूमी नहीं थी उनको एक और मुसीबत पड़ गई। तो ये जहन में रखना है जब भी आप लाइफ में कभी भी नाकाम हो, परेशान हो और सोचें कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, तो अल्लाह ने तमाम इंसान बराबर बनाए हैं। किसी के पास एक चीज ज्यादा है तो एक चीज कम है, कोई अमीर है तो उसके पास अच्छे दोस्त नहीं है, किसी के पास अच्छे दोस्त हैं तो शायद जेब में पैसे नहीं है, किसी के पास जेब में पैसे भी हैं, अच्छे दोस्त हैं तो घर में बिल्कुल अकेला है, कोई बहन भाई नहीं है और वो हर वक्त बेचारा परेशान रहता है और बाहर खुशियां ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। कोई बहुत अमीर लोग हैं, अरबपति हैं, तो बच्चे को एक ऐसी बीमारी है कि वो उनकी आंखों के सामने मर रहा है। तो अल्लाह ने सारे इंसान किसी ना किसी तरीके से बराबर कर दिए, किसी में कोई बेनिफिट ज्यादा है तो कोई कम है, कोई खूबसूरत ज्यादा है तो जहन बड़ा अच्छा काम नहीं करता, किसी का जहन बहुत तेज है तो वो दिखने में बहुत खूबसूरत नहीं है।
कोई अच्छा कमाता है तो उसकी कमर के दर्द के ऐसे इश्यूज हैं कि वो रात भर तड़पता रहता है। तो कहीं ना कहीं हर बंदे की जिंदगी में कुछ प्लस हैं कुछ माइनस हैं, और वो सारे प्लस माइनस ओवरऑल मिला के सारे इंसानों को एग्जैक्टली बराबर कर देते हैं। ये अल्लाह का अदल है। और इंसान को सिर्फ दूसरे इंसान पे अगर अल्लाह फौकियत देता है तो वो सिर्फ एक मेयार पे देता है, तकवा। तब अगेन ये उस तरह की महफिल नहीं तो हम तकवा के ऊपर बात करते हैं कि तकवा क्या है, किस तरह से, ये थोड़ा सा रिलीजियस साइड पे चला जाएगा। लेकिन जब आप सोचते हैं मैं ही क्यों, तो फिर आपको तकलीफ होती है। तो आपने ये सोचना है कि मैं क्यों नहीं सोचना, ये सोचना है कि इस इवेंट में मेरे लिए सीखने के लिए क्या है। लाइफ में कई फेलियर्स आएंगे, उन फेलियर्स में आपको सीखने का बड़ा कुछ मिलेगा। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया, ये सारे लोग जानते हैं। उसका 1000वां एक्सपेरिमेंट था जब उसने बल्ब बनाया है। 999 नाकाम एक्सपेरिमेंट कर चुका था वो सब लोग आके बातें मारते होंगे, उसे तंग करते होंगे, टॉर्चर करते होंगे। वो रोता होगा बैठ के, सोचता होगा कि यार मैं एक चीज पे काम कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो रही। लेकिन बहरहाल उसने अब हर नाकामी से सीखा कि ये चीज मिसिंग थी, ये चीज मिसिंग थी, अपने आप में इंप्रूव करता गया और एक दिन उसने वो इजाद की जो आज दुनिया में हर तरफ रोशनी बिखेरे हुए। तो लाइफ में बहुत सारे लोग इस तरह से होते हैं जो काम कर रहे होते हैं लेकिन उनको वक्ती तौर पे एक नाकामी नजर आती है, और फिर आप तड़प के कहते हैं यार क्यों, मतलब अल्लाह तो रहीम है ना, उसको क्यों नहीं नजर आ रहा। तो अल्लाह को उस बंदे का दर्द तो नजर आ रहा था जिसकी टांगे नहीं थी, जो बैसाखियों से चल रहा था। बट वही वाली बात है, नक्शा तो सारा बना हुआ था लाइफ का, वो फ्लो चार्ट तो बना हुआ था ना सारा। उस फ्लो चार्ट की रूट उस बंदे को नहीं पता थे, अल्लाह को तो पता थे ना। तो उसकी जिंदगी को एक तरफ से अनप्रिविलेज किया और दूसरी तरफ से प्रिविलेज कर दिया। तो फिर जब हमें लगता है कि हम क्यों नहीं पास हो रहे या हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो मैं वही वाला पेपर जो पिछली दफा मेरा उस वक्त रहा जब दुआ की, अगली दफा बिला वजह ही पास हो गया। जब मुझे जरूरत थी उसके पास होने की वो पास हो गया, और जब नहीं जरूरत थी तो वो फेल हुआ, और उसके फेल होने से मेरी जिंदगी की काया ही पलट गई। आज की सारी सक्सेस इज एट्रीब्यूटेबल टू उस दिन का वो वाला पेपर जो कि मुझे समझ आ गया था कि फेल होगा तो मुझे फायदा होगा। अगेन है तो सस्पेंस, लेकिन वो कहानी बड़ी लंबी चौड़ी सी है कि वो ऐसा क्यों था, मैं कहाँ फंस गया था, उस वक्त पेपर पास होने से या फेल होने से मेरी लाइफ में क्या चेंज आ सकता था और मैं किस डिसीजन को रिवर्स कर सकता था। तो वो कभी मौका मिला तो कहीं से ढूंढ ढांड के वापस अली इमरान साहब के पॉडकास्ट में मैंने डिस्कस किया है। बस सही है, ये भाई ने वो कर दिया। तो आपने यूट्यूब पे जाके सर्च करना है मीट द लेजेंड्स। अली इमरान साहब जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ पॉडकास्ट करते हैं, कुछ 30+ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ कर चुके हैं। तो एक दफा उन्होंने मुझे भी कह दिया जी आप भी आ जाएं, वरना तो अगर डायरेक्टली हम लोगों को ही कर रहे होते तो लगता है कि तो कॉलेज माहौल खेल रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली वो कर रहे होते थे। तो उस पॉडकास्ट में मैंने एक दफा ये पूरी स्टोरी सुनाई है, ये भाई ने बड़ा अच्छा हेल्प कर दी। तो अब वो स्टोरी, अब हमें कहीं से क्लिप काटने की जरूरत नहीं है, आपने मीट द लेजेंड सर्च करना है, उसमें मिस्टर आतिफ आब्दी साहब वाला पॉडकास्ट और मेरे अलावा 30-35 और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पॉडकास्ट नजर आएंगे जो कि अपने अपने फील्ड के चैंपियन और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से चीजों को बताया। बहुत सारे टीचर्स को भी कवर किया उन्होंने, इंडस्ट्री के लोगों को कवर किया, फर्म के लोगों को कवर किया है। तो उसमें मैंने वो स्टोरी सुनाई हुई है। चलें, ये तो बड़ा बेहतरीन काम हो गया, भाई ने जो है ना वो एक मसला हल कर दिया। वापस इधर आते हैं, मेरे साथ ही क्यों, स्टिल अल्लाह तो प्यार करता है ना, दुख तो खत्म कर ही सकता है ना। आप तड़प रहे हैं, आप रो रहे हैं, उसको नजर ही नहीं आ रहे आप। चलें एक एग्जांपल लेते हैं। एक छोटा सा बच्चा, शीरख्वार बच्चा, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, अभी घुटनों चलना भी नहीं आता, वो तड़प रहा है, रो रहा है, उसे प्यास लगी है, सामने एक फीडर रखा हुआ है और फीडर में दूध पड़ा हुआ है। उसकी माँ ने वो फीडर बनाया है, उसके अंदर दूध पड़ा हुआ है और बच्चा उस दूध को देख रहा है और तड़प रहा है। फिर माँ को देख रहा है कि इसको मेरे आंसू नजर नहीं आ रहे, ये क्यों नहीं फीडर पिला रही। माँ को पता है कि दूध इस वक्त गर्म है, ताजा ताजा गर्म पानी के साथ उसने बनाया है, पाउडर वगैरह डाल के, आजकल तो यही चलता है। तो वो शदीद गर्म है, वो खौलता हुआ दूध ये बच्चा पिएगा, इसके होंठ जल जाएंगे, हलक जल जाएगा। तो बच्चे को तड़पन है कि ये दूध मुझे क्यों नहीं मिल रहा, और वो माँ को बार बार देख रहा है कि ये तो मेरे से प्यार करती थी, तो इसको नहीं समझ आ रहा है कि मुझे ये दूध दे देना है, और माँ नहीं दे रही उसे दूध। क्योंकि उस माँ की अकल इतनी बड़ी है कि उसे पता है कि ये दूध इस वक्त इस बच्चे के होंठ जला देगा, थोड़ी देर बाद वही माँ वो बच्चे को फीडर पिला देगी।
और बच्चों को समझ नहीं आएगा कि जब मैं रो रहा था तब नहीं दिया और जब मैं थोड़ा इजी हुआ तो मुझे पिला दिया। तो हमारा भी तो वही मामला है ना, हम भी तो वो छोटा सा बच्चा जिसको मालिक की वो विजडम समझ ही नहीं आती, वो कब हमारे साथ ये क्यों कर रहा है, ये वाला मामला क्यों हुआ लाइफ में, वो वाला मामला क्यों हुआ लाइफ में। तो हमने हमेशा ऑब्वियसली ये समझना है कि जो मालिक हमारे लिए कर रहा है वो अच्छा है, हमने एफर्ट जारी रखनी है, उससे दुआ करते रहना है कि हमें सीधा रास्ता दिखाओ। लेकिन अगर हमारी लाइफ में कुछ मिस हैपनिंग हो तो हमने उसको बहुत उदास नहीं हो जाना, ये नहीं सोचना कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है, ये बात समझते समझते आपको कई ईयर्स लग जाते हैं, लेकिन जब समझ आ जाए तब अच्छा है। तो ये वाई मी जो है इसका बड़ा अच्छा सा सोल्यूशन है। फिर भी लाइफ में कभी आप शदीद मायूस हो, मुझे कई दफा कुछ लोग तकरीबन मेल करते हैं कि सर मैं जा रहा हूँ खुदकुशी करने, मैं फेडअप हो चुका हूँ जिंदगी से या कुछ इस तरह से। तो मैंने एक राइटअप तैयार किया हुआ होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो मैं फौरन से उसे भेज दूं, अगर वो पढ़ ले तो वो थोड़ा सा जरा रुक जाता है और थोड़ा सा जरा मोटिवेट हो जाता है। अब चूंकि रिजल्ट करीब है, अचानक से आ रहा है, तो वो वाली चीज मैं सामने स्क्रीन पे एक दफा डिस्कस कर लेता हूँ। ऑल्दो मैं ईमेल्स पे तो लोगों को बता ही रहा होता हूँ, लेकिन अब जब आप सामने बैठे हैं और जब हमने चैप्टर 8 करना ही नहीं जो हमारा आज का ओरिजिनल टारगेट था, तो और आप कम से कम आके बैठे हुए, अब इतना टाइम तो आपने बर्दाश्त करना ही है। तो थोड़ा सा जब भी लाइफ में कभी भी परेशान हो, आप लाइफ में कोशिश करेंगे, मर्दों पे तो बड़े मुश्किल टाइम भी आते हैं, वो मेहनत नहीं वो मुश्किल टाइम ये पता नहीं कौन से मुश्किल टाइम से गुजरे, मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ, बड़ी एज के मर्द, ठीक है। आप लोग तो अभी बच्चे हैं ना, आप लोग तो अभी 18-19 साल टाइप की एज वाले लोग हैं। जब आप थे ना बच्चे, तो मैं घबरू जवान की बात कर रहा हूँ, जो है ना। यहाँ पे मेरा पॉइंट ये, जब आप बच्चे थे तब परेशानियां आपको उतनी नहीं थी। अब हमारी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज है, मोबाइल है, बहुत सारी चीजों को। इन्होंने कहा कि जब आप बच्चे थे तो आपकी परेशानियां नहीं थी। हर बंदा हर जमाने में अल्लाह ने बराबर रखा है। हमारे जमाने के और मसले होते थे, हमारे जमाने के मसले थे, मुझे वीडियो गेम बहुत पसंद थी, 1 रुपया पॉकेट मनी मिलती थी, उसमें 1 टोकन आता था, 1 टोकन से बंदा कितना खेल सकता है। आपका तो जब दिल करे वीडियो गेम खेलने का, मोबाइल उठाया खेलना शुरू कर दिया। अब हमने पूरे दिन अगर एक एंटरटेनमेंट वीडियो गेम खेलनी है तो 1 रुपया पॉकेट मनी, जिससे या हम बिस्किट लेके खा सकते हैं या वो टोकन लेके गेम खेल सकते हैं। मोबाइल नहीं था तो हम ईद कार्ड लिखते थे बैठ के। टेंशन हर जमाने में नहीं है, ठीक है। हम हमारे जमाने की टेंशन, हमें तो मगरिब से बाद घर से बाहर जाने की इजाजत ही नहीं थी। इन्होंने कहा आपको फायदा ही ऐसी है जैसे आज आपको लगता है कि बच्चे कितने अच्छे हैं, कोई टेंशन ही नहीं। जब बच्चे होते थे तो कहते थे बड़े कितने अच्छे हैं, जब मर्जी घर से बाहर निकल जाएं, जब मर्जी दुकान से खड़े होकर बोतल पी लें, इनको कोई रोकता नहीं। तो इंसान हमेशा नाशुक्रा रहता है। आप हमेशा अपने लाइफ के दूसरे फेज में अपने लाइफ के पहले फेज को पसंद करेंगे और पहले फेज में दूसरे फेज को पसंद करेंगे। तो बच्चों को लगता है बड़े बड़े मजे में है, बड़ों को लगता है बच्चे बहुत मजे में है। स्टूडेंट होते हैं तो आपको लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत मजे में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं यार देखो कितने मजे में है, सुकून से, ठीक है। आप कितना चिल कर रहे हैं, मतलब आप में से कोई भी बंदा उतना आर्स काम नहीं कर रहा है डेली जितना मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर काम कर रहा हूँ सुकून कबर में। मैं रात 3 बजे के बाद घर पहुंचा हूँ। अब इसका ये मतलब नहीं कि मेरे कुछ मतलब जो है ना वो गलत किस्म की हॉबीज है, इस तरह से करके हम बैठे काम कर रहे होते हैं। आप सब लोग जितना काम सोच सकते हैं आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा काम कर रहे होते हैं। तो टेक्निकली आप सोचेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के मजे लग जाएंगे। मैं जब चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारी है तो मेरे और उस तरह के मसले हैं। तो मेरी नजर में आप जबरदस्त हैं, आपकी नजर में मैं जबरदस्त हूँ, हम दोनों की नजर में बच्चे मजे में हैं और बच्चे कह रहे हैं यार ये बड़े कितने मजे में। तो नाशुक्री का कोई हल नहीं है, ठीक है। हम वापस आते हैं जहां हमारी गुफ्तगू ना बड़ी रूहानियत पे पहुंचने वाली थी, आंखों में आंसू आने वाले थे कि अचानक से आप एक खास टाइम पे जब आर्टिकल्स में होंगे तो आप सोच रहे होंगे मैं क्यों नहीं कमा पा रहा, मैं घर वालों को क्यों नहीं पैसे दे पा रहा, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मेरी इतनी एज हो गई है और ऐसे में अभी भी मैं वालिदैन से पॉकेट मनी ले रहा हूँ, कितनी गंदी बात है। फिर जब आपके आर्टिकल्स खत्म होंगे तो आप कोशिश करेंगे कि आप जॉब करें, आप डबल शिफ्ट काम करें, ज्यादा से ज्यादा काम करें, ताकि वो आप अपने वालिदैन को, चूंकि उनकी एज बढ़ती जा रही है, आप उनको खुशियां देने की कोशिश करेंगे, अपने घर के हालात बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आपके आसपास के दोस्त एफएससी के फेलोज की शादियां हो रही होंगी,
और आपको होगा कि नहीं भाई मैंने तो इस वक्त अपनी जिंदगी में अपने आप को कुछ बनाना है, मैंने अपनी फैमिली के लिए काम करना है। ऐसे में लोग आपका बाइकआउट भी कर चुके होंगे, रिश्तेदार, चूंकि 3.5 साल के आर्टिकल्स में आप ना शादियों पे जा सके होंगे ना लोगों से ज्यादा कनेक्ट कर सके होंगे, तो लोगों ने आपको अपनी लाइफ में से माइनस भी कर दिया होगा। और आप मेहनत कर रहे हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं, और आप जब आके देखते हैं तो कोई उसका रिगार्ड नहीं कर रहा उस मेहनत का। आप घर पहुंचेंगे वालिदैन के सोने के बाद, सुबह उठेंगे बस मुश्किल से सलाम ले सकेंगे, जल्दी जल्दी से बाहर चले जाएंगे। आपसे ज्यादा तनहा कोई नहीं होगा। देयर वुड बी सम टाइम जहां आपको लगेगा ये मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, मुझ पे इतना वजन क्यों है, मैं इस तरह की सिचुएशन में क्यों। तो बहुत सारी जगह पे आप बहुत सारे फेलियर से घबरा जाएंगे। लाइफ की कुछ सक्सेस जो आप हासिल करना चाहते थे आपको नहीं मिली, आप टेंशन में आ जाएंगे। तो उस टाइम पे अगर हो सके तो आपने इस आयत को जरूर सामने लेके आना है। सूरत नंबर 2 आयत नंबर 286, अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। अगर आपको तकलीफ मिल रही है और आप परेशान हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह आपकी कैपेसिटी जानता है। किसी इंसान पे उसकी कैपेसिटी से ज्यादा लोड नहीं डालता कि अल्लाह ने अपना प्रतिफल दे दिया। जो नेकी वो करे वो उसके लिए, और जो बुराई करे वो भी उसी पर। ए हमारे रब, अगर हम भूल गए हो या खता किए हो तो हमें ना पकड़ना। उस फ्लो चार्ट में अल्लाह से दुआ तो कर सकते हैं ना कि हमें जरा अच्छाई वाले रास्ते पे डाल दे। हमारे रब, हम पे वो बोझ ना डाल जो हमसे पिछले लोगों पे डाला था। ए हमारे रब, हम पे वो बोझ ना डाल जिसकी हमें ताकत ना हो, और हमसे दरगुजर फरमा, हमें बख्श दे, हम पे रहम कर, तू ही हमारा मालिक है, हमें काफरों की कौल पर गलबा अता फरमा। मजेदार सी आयत जो कि आपको पहले ये रियलाइज करा रही है कि अगर आप मुश्किल में हैं तो ये जान लो कि आप इस कैपेसिटी को रखते हो कि आप इस मुश्किल को झेल लो। और फिर अल्लाह से हम मदद भी मांग रहे हैं कि हाँ ठीक है ये अल्लाह तू जानता है हमारी कैपेसिटी, लेकिन है तो हम कमजोर दिल के ना, थोड़ा सा जरा हाथ होला रख, मतलब थोड़ा सा जरा मुश्किलों का वजन कम कर दे। हम उतना अकीदा नहीं रखते, हम उतना शऊर नहीं रखते, तो हमारी थोड़ी सी मदद कर। तो मैं नॉर्मली अगर एक बंदा बिल्कुल इतनी मुश्किल में है कि उसे लग रहा है कि मेरी जिंदगी का हाल यही है कि मैं खुदकुशी कर लूं या मेरे तो ऊपर मुश्किलों के पहाड़ टूट पड़े, उसे नहीं पता होता कि लाइफ में आगे उसके साथ और क्या क्या होने वाला है। तो नॉर्मली ये आयत शेयर करने के बाद एक छोटा सा राइटअप है जो उसके साथ मैं शेयर करता हूँ। मैं जस्ट एक दफा पढ़ के सुना देता हूँ। इन लाइफ यू श्योरली विल गेट व्हाट यू डिजर्व। जो आप डिजर्व करते हो वो आपको फॉर श्योर मिलना है। आयत क्या कह रही है? जो नेकी करे वो उसके लिए, तो बुराई करे तो वो भी उसके लिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने आज किसी के साथ अच्छा किया, आपके साथ बुरा नहीं होगा। तो पहली वही आने के बाद हुजूर की हजरत खतीजा से डिस्कशन है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप, हजरत खतीजा उनको डिस्कस कर रही हैं, उनसे कह रही हैं कि आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया तो आपके साथ बुरा नहीं होगा। आपको अगर एक काम मिला है आप वो करें, और ऑब्वियसली जब आप अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा होगा, अल्टीमेटली अच्छा होगा। तो फिर मुश्किलें भी आई लेकिन बाय द एंड अल्टीमेटली अच्छा हुआ। तो दुनिया के सबसे बड़े मुबल्लिग के तौर पे, सबसे बड़े प्रीचर के तौर पे, सबसे कम टाइम में एक सबसे मजबूत मजहब को लेके आने में किरदार है। लेकिन जाहिर है उसमें मुश्किलात तो है ना, बट एंड रिजल्ट क्या है? अल्टीमेटली सक्सेस है। तो लाइफ में आपको जो आप डिजर्व करते हैं ना वो आपको मिल के रहेगा। आप, लेकिन वो मिल के कैसे रहेगा? आपने थोड़ा सा अपने दिमाग पे काम करना है। कीप डूइंग हार्ड वर्क। अल्लाह से दोस्ती, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है, और जो अल्लाह का दोस्त है खत्म हो गई गेम। फिर मैं अक्सर बात करता हूं कि अगर एक मोहल्ले की नाजिम, नाइम नाजिम से आपकी दोस्ती है तो आप बड़े चौड़े होके फिरते हैं। अगर आपकी किसी कॉलेज के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल से दोस्ती है तो आप बड़ा इजी फील कर रहे होते हैं। अगर आपके अपने शहर के पुलिस के हेड से दोस्ती है तो आप तो कहते हैं मुझे कुछ छू के दिखाए। तो अगर आपकी डीआईजी से दोस्ती हो, आपकी सूबे के वजीर आला से दोस्ती हो, पाकिस्तान के वजीर आजम से दोस्ती हो, अमेरिका के सदर से दोस्ती हो, अक़वाम मुत्तहिदा के हेड से दोस्ती हो, तो कितना कॉन्फिडेंस होगा। और ये इंतहाई हकीर चीजें, अगर अल्लाह से दोस्ती हो तो अपने दोस्त को तो नहीं वो कुछ बुरा होने देगा। और अल्लाह ने अपने साथ दोस्ती का मेयार क्या बता दिया? तो आपको फार्मूला पता है, वो फार्मूला जिससे आप उससे दोस्ती कर लोगे जिसके बाद आपकी टेंशन ही खत्म हो गई।
कीप डूइंग हार्ड वर्क। मैं फिर उसमें लोगों को बताता हूँ, मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट देखी थी, आई वाज सीइंग अ पोस्ट दैट व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू क्वालिफाई इन 5 ईयर्स और 10 ईयर्स, कि जो 5 साल में क्वालिफाई करते हैं उनके साथ क्या होता है, जो 10 साल में क्वालिफाई करते हैं उनके साथ क्या होता है, उनमें से कौन ज्यादा बेहतर है। मतलब तो फिर आई कैन कोट माय एग्जांपल, आई क्लियर्ड 20 पेपर्स आउट ऑफ 21 इन 5 years and was about to qualify, but the last alone paper took 5 years to pass, so 10 years in total. And you can judge from my today that success is just a matter of timing difference. अभी टाइमिंग डिफरेंस से क्या मुराद है, everyone is living in his own timeline. What if someone qualify in 5 years and die at the age of 45? किसी के कंट्रोल में तो नहीं है ना. What if someone qualify in 10 years and die at the age of 70? तो ये हम ये नहीं कह सकते कि मेरा टाइम ज्यादा लग गया कम लग गया, आपके पास पता नहीं टाइम है कितना, और अल्लाह ने तो हर इंसान को बराबर कर दिया ना, तो कहीं तकलीफ हुई होगी तो कहीं सहूलत भी तो होगी. हाँ, लेकिन फार्मूला क्या है, मेहनत जारी रखनी है. Allah has planned much good for everyone, just in different timelines. No one knows who is better than whom. आज अगर स्टीव जॉब्स को लोग एक बड़ा कामयाब सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहते थे, तो भाई साहब 60 साल की एज के बाद जाके सक्सेसफुल हुआ है, उससे पहले जलील होता रहा दुनिया से. तो वो मैकडोनल्ड जिसको बहुत ज्यादा लोग वो शौक से खा रहे होते हैं, तो उसके जो बाबा जी हैं मैकडोनल्ड वाले, शायद 70 साल की एज में काम शुरू किया था. आज दुनिया का वन ऑफ द फेमस और बिगेस्ट ब्रांड है. तो यू नेवर नो कि कब आपने कामयाब होना है कब नहीं होना. तो ये लाइफ में 1 साल 2 साल 6 महीने आगे पीछे होना मैटर नहीं करता. मैटर ये करता है कि आप उससे टूटे कितना, मैटर ये करता है उसके बाद अपने आप को जोड़ा कितना, और क्या आपने हार्ड वर्क जारी रखी. I surely can quote that I would not be such successful, alhamdulillah, had I qualified earlier. मैं जल्दी क्वालिफाई कर चुका होता तो यकीनन मैं इतना कामयाब ना होता जितना मुझे लेट क्वालिफिकेशन ने कामयाब किया. And had left teaching on pressure of society, तो शायद मुझे टीचिंग छोड़ देनी पड़ती. तो फिर अब सोल्यूशन क्या है, हमने क्या करना है जिससे हम अपने आप को थोड़ा सा इजी रख सकें. कुछ छोटे छोटे से मशवरे. Keep doing effort and leave the rest on Allah. एफर्ट जारी रखें और बाकी सब छोड़ दें मालिक पे. डोंट ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल. जो नहीं कंट्रोल हो सकता उसको कंट्रोल करने की जिद छोड़ दें. जो नहीं हाथ में वो आपके कंट्रोल में नहीं है. आपके कंट्रोल में अच्छा पेपर देना है, आपके कंट्रोल में एफर्ट करनी है, लेकिन रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है. क्योंकि रिजल्ट आपके लिए कैसा आता है वो मालिक जानता है. अगर वो बुरा रिजल्ट दे रहा है तो उसके पीछे कोई मसलहत है. जो हमारा छोटा जहन, वो छोटा बच्चा है ना, रो रहा है और उसको वो माँ को देख के समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्यों नहीं फीडर दे रही, लेकिन माँ को तो पता है फीडर गर्म है. तो कुछ चीजें छोड़ दें मालिक पे, आप सिर्फ वो करें जो आपके हिस्से में है. कीप डूइंग हार्ड वर्क. वी कैन पुट एफर्ट्स बट वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर रिजल्ट्स. दूसरी चीज, स्टे कनेक्टेड विद पेरेंट्स. ट्राई टू सर्व देम एज मच एज पॉसिबल. दुनिया का सबसे खूबसूरत लम्हा ये है कि जब आप अपने वालिदैन के पाँव दबा रहे हैं, आप उनके काम आ रहे हैं, आप उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी छोटी सी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, उनकी लाइफ में काम आने की कोशिश कर रहे हैं. वो जिन्होंने अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी आपको बढ़ाने में, आपको पालने में, आपको पढ़ाने में, आपके लिए काम करने में, अगर आप अपनी तरफ से थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर सकें किसी भी तरीके से, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, कनेक्टेड विद पेरेंट्स. डोंट बी ओवर हेस्टी ऑफ कंप्लीटिंग द थिंग्स अर्ली. बहुत हविस नहीं रखनी कि हर चीज जल्दी जल्दी से हो जाए. सम टाइम कुछ चीजें अपने टाइम पे ही होंगी. अब वही वाली बात है कि थॉमस एडिसन भी तीसरे बल्ब पे परेशान हो जाता है कि जल्दी क्यों नहीं हो रहा. तो ऐसा नहीं है, सम टाइम चीजें अपना प्रोसेस लेती हैं, प्रोसेस होने के बाद ही होता है. और जब प्रोसेस कंप्लीट होता है तो आप ज्यादा मजबूत बन जाते हैं. वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मारे खा खा के आहिस्ता आहिस्ता पढ़ पढ़ के स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली आगे आता है, वो बड़ा कॉम्पिटेंट होता है. तो 6 महीने के क्रैश कोर्स से नहीं कोई उतना कॉम्पिटेंट बन जाएगा. तो लाइफ में सक्सेस टेक्स टाइम. अल्लाह कुरान में एग्जांपल देता है कि हम कुन कहें तो फायकुन और बच्चा पैदा हो जाए, बट हम 9 महीने का एक अरसा गुजारते हैं, उसको माँ के रहम में टाइम देते हैं, उसकी हड्डियां बनाते हैं, उसके आज़ा बनाते हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसा बनाते हैं कि वो कामिल इंसान बन जाए और फिर वो एक मजबूत इंसान हो. तो जमीन और आसमान की तख्लीक अल्लाह कहता है मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं थी. मैं इसको कुन कहता फायकुन हो जाता, लेकिन फिर 6 दिन का एक टाइम स्पेन बताया है कि हमने पहले ऐसे किया फिर ऐसे किया, और हर चीज एक निजाम के तहत चल रही है. शायद अकल वालों को समझ आ जाए, इस तरह का मफहूम है. तो अल्लाह ने हमें कुरान में जगह जगह सिखाया है कि यस, जो मजबूत स्ट्रक्चर्स हैं वो टाइम लेते हैं.
लाइफ में चीजें फौरन से नहीं हो जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली जो चीज बनेगी वो ज्यादा मजबूत होगी। वरना कादरे मुतलक के लिए तो मसला वाकई नहीं है ना, एक कुन कहना है और सब कुछ हो जाना है। वो हमें निजाम बता रहा है, उसके लिए मुश्किल नहीं है 1 सेकंड में बच्चा पैदा करना। वो हमें निजाम दिखा रहा है कि वो बच्चा मजबूत तब होगा जब वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से गुजरेगा, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग होगा, आहिस्ता आहिस्ता आज़ा बनेंगे, आहिस्ता आहिस्ता खून का सिस्टम बनेगा, फलाना सिस्टम बनेगा। आप तो बायो पढ़ के बैठे हुए, तो निजाम है अल्लाह का, हर चीज में टाइम लगता है। तो आप लोगों को सक्सेसफुल होने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ओवर हेस्टी नहीं होना। डू प्लान द थिंग्स एंड ऑलवेज डू लॉन्ग टर्म एक्शन आफ्टर अ गुड थॉट अप। हमेशा प्लान करें चीजों को और एक अच्छे सोच के बाद आपने एक्शन लेना है। जो भी लॉन्ग टर्म आपके प्लान होने चाहिए वो हबड़ दबड़ में नहीं होने चाहिए, अच्छे थॉट अप के बाद होने चाहिए। यानी कि ये वो टोटल नुस्खे हैं जो मैं कह सकता हूं कि शायद मेरा निचोड़ है, अगर मैं इतने अरसे से लोगों को मेंटोर कर रहा हूं, तो शायद दीज आर द थिंग्स जिससे आप एक बड़ी अच्छी, बड़ी मजेदार, पीसफुल जिंदगी गुजार सकते हैं अगर आप ये छोटी छोटी सी बातें फॉलो कर लें। बी कंटेंटेड on what you have, because billions of people are not so privileged as you are. तो आधा अफ्रीका, उनके पास पानी का, पीने का साफ पानी नहीं है। पूरा बरे आजम के आधे से ज्यादा लोगों के पास साफ पानी नहीं है। तो इंडिया में कई करोड़ लोग सड़क पे सोते हैं। आप लोगों के पास घर है, आपके पास कॉलेज में आके पढ़ने के पैसे हैं, आपके पास सपोर्ट करने वाले पेरेंट्स हैं, आपके पास दोस्त हैं, आपके पास एक कैरियर है, आप एक अच्छी क्वालिफिकेशन में आए हुए हैं। आप करोड़ों लोगों से, अरबों लोगों से बहुत बेहतर है। तो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके पास जो है वो नहीं है लोगों के पास। आपके आज़ाद सलामत है, आपकी टांग नहीं टूटी हुई, आपकी आंखें जाया नहीं हुई हुई। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया आपको, लाइफ की ऐसी नेमतें दी हैं कि लोग करोड़ों रुपए लगाने के लिए तैयार होते हैं, वो नेमत उन तक नहीं पहुंचती। तो जब आपके पास सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र हमेशा अदा करें। और अल्लाह का फलसफा यही है कि वो कहता है तुम शुक्र करो मैं ज्यादा अदा करूंगा। कीप इन माइंड एवरीवन इज इक्वल। ये बड़ा जरूरी है। किसी को देख के हसद नहीं करना, वो आज कामयाब क्यों है, वो उस पोजीशन में क्यों है। आप भी किसी अच्छी पोजीशन में होंगे, ये मैटर ऑफ टाइमिंग डिफरेंस है। वो पता नहीं वो जो कामयाब है, पता नहीं उसके साथ आगे क्या होगा, या वो उस जगह कामयाब है तो किसी और फील्ड में शायद वो बहुत बुरी तरह से नाकाम हो। तो ऐसा नहीं है, सारे लोग इंसान बराबर हैं। कुछ के पास अच्छे पैसे हैं तो दोस्त नहीं है, कुछ के पास बहन भाई नहीं है, कुछ पुअर हैं लेकिन ग्रेट फ्रेंड्स हैं और ग्रेट एनर्जी और बड़ा कुछ कर सकते हैं। उनमें एक ऐसी डिजायर है, ऐसी आग है कि वो अपनी किसी स्किल की वजह से, अपनी किसी इवन खेल की वजह से करोड़पति बन जाते हैं। तो गरीब अमीर, अच्छा बुरा, गोरा काला, सब बराबर हो जाते हैं। अल्लाह ने सारे इंसान बराबर रखे हुए हैं, सिवाय तकवे के और कोई फजीलत नहीं है। डोंट कंपेयर, बड़ा जरूरी है। बी योरसेल्फ। If possible, find the inner satisfaction and search for the things that give you pleasure. वो चीजें ढूंढने जिनसे आपको मजा आता है, वो हॉबीज, अपनी हॉबीज मत छोड़ें। क्रिकेट खेलने का शौक है, जरूर खेला करें क्रिकेट। अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखें। जब आप अंदर से फ्रेश होंगे तो फिर पढ़ाई भी मजा देगी। जब आप बोर बन के बैठे हुए हैं तो लॉ 4 घंटे तक पढ़ते रहेंगे, नहीं समझ आएगा। और जब आप फ्रेश हैं, जब अंदर का इंसान मजे में है, जब उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई, उसकी खेलने की ख्वाहिश पूरी हो गई है, आपने अपने अंदर के इंसान को वो एक्टिविटी करके जो उसको सबसे ज्यादा पसंद थी, अगर आप फ्री हुए हैं तो यस, अब आप एकेडमिकली भी साउंड हो जाएंगे। तो पेपर पास करने के लिए, अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए ये फार्मूला कहीं नहीं है कि 15 घंटे पढ़ना है। फार्मूला ये है कि जितना पढ़ना है अच्छा पढ़ना है। तो फिर मैं आपसे यही कहता हूं कि आप मोबाइल वाकई बंद कर दें। आप जिस वक्त पढ़ने लगे उस वक्त रिलैक्स रहें, और जब पढ़ ना रहे हो तो फिर रिलैक्स करें। आपने दोनों को डिवाइड कर देना है। मोबाइल को ऑफ करके चार्जिंग पे लगाया हुआ और आप उस वक्त पढ़ रहे हैं और आप चीजों की परवाह नहीं कर रहे। तो कोशिश ये करें कि आप अपने आप को इजी रखें। बहुत ज्यादा पढ़ने से सीए नहीं होता, अच्छा पढ़ने से सीए होता है। क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। लोग 12-12 दिन का क्रैश कोर्स पढ़ के भी पास हो जाते हैं और लोग 6-6 महीने पढ़ के भी फेल हो जाते हैं। वो 12 दिन में उस इरादे से पढ़ रहे होते हैं कि नहीं यार, अब मेरे पास और ऑप्शन नहीं है, मैंने डू और डाई करना है, मैंने 12 दिन यही सब्जेक्ट पढ़ना है। वो इस लेवल पे पढ़ते हैं कि वो पेपर पास कर लेते हैं। और कुछ लोग 5 महीने तक घिसट घिसट के हर दिन जिंदगी गुजार रहे होते हैं। कॉलेज आए, कॉलेज से घर गए, बैग फेंका, मुसीबत में, यार क्या जिंदगी है, मेरे यार दोस्तों घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खेल रहे हैं, मैं पता नहीं कौन सी मुसीबत में हूँ। ये मुसीबतें आपको डिफाइन कर रही हैं। ये मुसीबतें आगे जाके आपको एक अच्छा सक्सेसफुल करियर दे रही हैं।
Never leave your hobbies. You never know, one day it can become commercial cash generating activities. Then all people who were negating you finally realize that you were right. I personally have witnessed that many times in life. बहुत सारे लोगों को कुछ चीजों का शौक होता था, लोग कहते थे ये क्या है फजूल बात, ये क्या कर रहे हो बिला वजह जो है ना। लेकिन भाई दुनिया बदल रही है, आप स्किल्स की भी वर्थ है। तो फर्स्ट करें आपको वीडियो गेम खेलना पसंद है और इतना पसंद है कि आप दिन के 4-5 घंटे वीडियो गेम खेलते हैं और बहुत सुकून मिलता है, और पढ़ाई अगर हर्ट नहीं हो रही, खेलते रहे। खेलते 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 जब आप वीडियो गेम इतनी खेलेंगे तो उसमें आगे से आगे पहुंच जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि आप गूगल पे मुख्तलिफ और जगह पे अपने रिव्यूज डालना शुरू कर देंगे। तो एक गेम आएगी तो उसकी स्टेज पार कैसे करनी है उसके आप सारे पाथ बताना शुरू कर देंगे। तो फिर मुख्तलिफ तरह के वो फोरम्स बने हुए होंगे जहां आप जाके एडवाइसेस देना शुरू कर देंगे। तो मुख्तलिफ कंपनियों को जो गेम बनाने वाली हैं उनको कुछ इंडिविजुअल्स नजर आ रहे होते हैं यार ये बाकियों से ज्यादा तेज है, वो फिर आपसे राब्ता करेंगे, कहेंगे हमारी एक नई गेम है, उस नई गेम का पायलट प्रोजेक्ट है, हमने अभी उसमें गलतियां देखनी है, हम सबसे पहले दुनिया में सिर्फ 200 यूजर्स को भेज रहे हैं, आप उसमें से एक हो, आपको हम $1 लाख दे देंगे, आपने उसमें बताना है कि कहाँ कहाँ बग्स आ रहे हैं। तो आप एकदम से सोचेंगे कहां से आ गया, मतलब खेलने के कौन पैसे देता है भाई, दुनिया देती है, लेकिन उसको जिसको फिर खेल भी बड़ा अच्छे वाला आता हो। तो फिर नेजाबाजी करके लोग पैसे कमा लेते हैं, क्रिकेट खेल के पैसा कमा लेते हैं, स्विमिंग करके पैसा कमा लेते हैं। तो कोई स्किल बेकार नहीं है। तो अगर आपको कोई चीज पसंद है अपने शौक से उसे करते रहें और वो कभी भी अच्छे तरीके से कमा के दे सकती है। इवन मैं टीचिंग को, मुझे ये पता था कि मुझे जुनून है टीचिंग का, मुझे जॉब नहीं करनी, और मुझे होता था कि हाँ भी मेरे घर का खर्चा चलाने के लिए इतने पैसे चाहिए, अगर टीचिंग से उतने आ गए तो मेरे लिए बहुत है। ये सोचा ही नहीं कि टीचिंग में पैसे नहीं है। हमारे जमाने में जब मैं टीचिंग को ज्वाइन करा था तो टीचिंग एक बड़ा फजूल सा प्रोफेशन होता था। जो बेचारों को कोई नौकरी नहीं मिलती थी वो टीचिंग शुरू कर लेते थे, चलो ठीक है यार थोड़ी सी रोजी रोटी चल जाएगी। मैं फर्गूसन से निकला हुआ था, एक पेपर रहता था, बड़ा ब्रांडेड कैरियर था, तो मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन मेरा शौक था, मुझे टीचिंग पसंद थी, वो दिल से होती थी, मजा आता था मुझे, मैं थकता नहीं था। 8 घंटे 10 घंटे 12-15 घंटे मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो ओके, मैं करता रहा, मैं अपनी पसंद का काम करता रहा। पता नहीं कब वो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री बन गई, पता नहीं कब उससे मैंने पैसे कमाने शुरू कर दिए, पता नहीं कब करोड़पति हो गया। मैं कर अपनी पसंद का काम रहा था। तो आज भी इस क्लास में आप लोग बैठे बैठे टेक लगाए थक जाते हैं, मैं सामने खड़ा हुआ होता हूँ, मैं चल रहा होता हूँ, मैं दिन में 10-10 घंटे 11-11 घंटे चल फिर के क्लास पढ़ाऊंगा, मैं नहीं थकूंगा, क्योंकि मैं अपनी पसंद का काम कर रहा हूँ। आपको अगर फुटबॉल पसंद है ना और कोई फुटबॉल खेलने के पैसे देते आपको तो आप पागल हो जाएंगे। तो मुझे पढ़ाना पसंद है, तो कॉलेजेस को पता लग गया था कि इसको पढ़ाना पसंद है, तो वो कम पैसों से पढ़वाते रहते थे। तो मैं सोचा कि अगर ऐसे ही है तो फिर अपना कॉलेज कर लेते, ठीक है, कम से कम वो जो पैसे आए वो निजाम पे तो लगे, हम लोगों को एक रीजनेबल पैसों में अच्छी क्वालिफिकेशन तो दे सके। तो वो चीज जो उस वक्त फॉर श्योर एक ऐसी चीज थी जिसमें कुछ कमाने वाला मामला नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसमें से कमाई निकाल के दी। तो इसलिए जो है ना ये समझना बड़ा जरूरी है कि आपने अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखना है। आपको किताबें पढ़ने का शौक है, जरूर पढ़ा करें, गेम खेलने का शौक है, जरूर खेलें, फिजिकल गेम खेलने का शौक है, जरूर खेलें, दोस्तों से फोन पे बात करने का शौक है, करें। मैंने आपको एक सबसे अच्छा सोल्यूशन बताया है, घर जाते साथ ही आपने नहा धो के खाना खा के सबसे पहले अपने 3-4 घंटे में उस दिन का काम खत्म कर लिया। जब खत्म कर लिया अब जहन पे कोई बोझ नहीं है, अब भले मोबाइल यूज करें, भले फिजिकल गेम्स करें, भले घूमने फिरने जाएं, यशी करें, मस्ती करें, कोई आपको नहीं रोक रहा, कोई टेंशन नहीं दे रहा। तो अंदर के इंसान को जिंदा रखें, ये आपको एकेडमिकली भी साउंड करेगा। जो लोग खुश रहते हैं वो कारोबार भी अच्छा करते हैं, जो खुश रहते हैं उनके पेपर भी जल्दी पास होते हैं, और जो सड़े रहते हैं, उलझते रहते हैं, वो हर जगह नाकामी सामना कर रहे होते हैं। खुश लोगों को भी नाकामी मिल सकती है, लेकिन उन्हें समझ जाना चाहिए कि अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है, और ये जरूर समझना होगा कि उन्होंने कहाँ गलती की, वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो टेक्निकली यू विल रियलाइज कि यू वर राइट, और मैंने कई दफा ये सारी इस तरह से देखी हैं। तो फिर फाइनल चीज, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, ऑलवेज गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू स्टैंड अप अगेन। इतनी खूबसूरत चीज है, आप जब गिरोगे लाइफ में, जब कभी मुश्किल में आओगे तो लाइफ रुकेगी नहीं, आपको हमेशा मौका देगी, आप उठ सकेंगे। एक बैट्समैन 10 मैचेस में बहुत गंदा खेल रहा हो और उसके बाद टीम से बिल्कुल निकाले जाने वाला हो, अचानक से आगे 5 सेंचुरियां लगातार कर देता है और 3-4 साल तक पकड़ा ही नहीं जाता और दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बन के बैठा हुआ होता है, वही जो 10 मैचेस से बुरी तरह से फेल हो रहा था।
लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी देती है, मायूस नहीं होना, अपने तौर पे लगे रहना है। हार्मिंग योरसेल्फ और गेटिंग ओवर स्ट्रेस्ड इज नेवर अ सॉल्यूशन, क्योंकि ना तो वो पर्सन जो इस तरह के एक्सट्रीम एक्ट कर रहा है और ना ही उसके फैमिली या उसके लव वन उनको कोई बेनिफिट होता है। तो कभी अपने आप को तकलीफ नहीं देनी, मुश्किल में है तो उस मुश्किल से निकलने की कोशिश करनी है, ना कि अपने आप को और मुश्किल में फंसा लेना है। लोग टेंशन में आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, काम नहीं हो पा रहा होता, सिगरेटें पीना शुरू कर देते हैं, नशे करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है? द बेस्ट रिवेंज फ्रॉम सोसाइटी इज टू परफॉर्म वेल, परफॉर्म बेस्ट, और कोई हल ही नहीं है। आप सिर्फ परफॉर्म करें। मैं अपनी जिंदगी में इतने लोगों को अपने बारे में इतनी बातें करते सुना था, अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म करते 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 करम है मालिक का। हमारे एक सुपरवाइजर होते थे, उनके सीए फाइनल का एक आध पेपर रहता होता था, उनके अंडर में गया, मैं ऑडिट कर रहा था। तो एक दफा उन्होंने तंग आके कहा, मेरे से कुछ छोटी सी गलती हो गई, ट्रेनिंग था, क्या तुम अजीब आदमी हो, जलील आदमी हो, तुम्हें ऑडिट नहीं करना आता, जाहिल आदमी। अब सुने जा रहा मैं, वो में गलती मेरे से भी हुई थी कोई छोटी मोटी सी। तो तुम कभी ऑडिटर नहीं बन सकते, तुम्हें ऑडिट की समझ ही नहीं है, तुम जानते ही नहीं ऑडिट को। और मुझे शराब पे शराब देता गया। 5 साल बाद फाइनल की एडवांस ऑडिट के पेपर में मैं पढ़ा रहा था, तो एक स्टूडेंट आके खामोशी से सामने बैठ गया। उसका वही ऑडिट का पेपर रहता था और मैं उसे पढ़ा रहा था ऑडिट। तो गेम इतनी बदल जाती है। रिवेंज एक ही है, परफॉर्म करना है। आप कंपिटेंट बन जाए लाइफ में, आप एफर्ट करें, आप आगे से आगे बढ़ें, ज्यादा से ज्यादा काम करें। दुनिया ने पहले आपको ताने देने थे, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ आ जाएगी कि यार ये तो वाकई सक्सेसफुल हो गया है। फिर ताल्लुक जोड़ेंगे, फिर उधार मांगेंगे, तो वो सारे लोग, यस अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, पैसा बड़ी गंदी हकीकत है। तो वो सारे लोग जो हमेशा आपसे उलझते थे, परेशान करते थे आपको, आपकी सक्सेस के बाद एक तो परेशान करना छोड़ देंगे, दूसरा वो फिर आपसे दोस्ती करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सीए के दौरान मैं सबसे डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इंतहाई फजूल आदमी हूँ। मैं किसी का फोन नहीं उठा पाता, बट किसी को इससे कोई गिला नहीं है। जब मैं फोन उठाता था तो मुझे सुनाते थे। आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फोन उठा सकूं, तो वो मेरे घर राब्ता करके कहते हैं यार वो आतिफ जब आए उससे बात करा देना, जरूरी बात करनी है। उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया मेरे हिसाब से। क्यों? आज मेरे पास कुछ अच्छाई मौजूद है, कुछ अल्लाह की तरफ से वो कुछ नेमतें मौजूद हैं, तो लोगों को लगा कि इस बंदे से तो दोस्ती कर लेते, कोई बात नहीं, ये तो नहीं सुनता फोन, हाँ मसरूफ है ना, काम कर रहा है, कोई बात नहीं, हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो वो सारे जो बड़ा बुरा भला सुनाते थे, आज सबके सब मुंह में। और मैं अब अपनी फैमिली का सबसे फेवरेट इंसान हूँ, पता नहीं क्यों, हालांकि मैं इंतहाई फजूल आदमी हूँ। मैं, मेरे फैमिली का व्हाट्सएप भी आ जाए मैसेज, तो उस पर यही लिखा होता है कि भाई साहब व्हाट्सएप नहीं देखते, इनको ईमेल करें। तो 13,000 से ऊपर व्हाट्सएप की अनरीड चैट्स हैं। तो इससे ज्यादा बुरा आदमी कौन होगा? जैसे राब्ता करो और वो राब्ते में नहीं आ रहा, फोन करो तो साइलेंट जा रहा है, मैसेज करो तो देखता नहीं है। लेकिन जब मैं अपनी फील्ड में, अपने काम में अच्छा हूं, तो उन लोगों को मेरी बुराइयां कबूल है, वो खुद ही से कोशिश करके मुझसे कनेक्ट करके और मेरे से अपना काम निकलवा लेंगे, क्योंकि मैं अपना काम अच्छा कर रहा हूं। बेस्ट रिवेंज फ्रॉम सोसाइटी इज टू परफॉर्म वेल, perform best, show them you are best, and if you are successful, anyone who was teasing you will bow to you. एक दफा एक बंदे ने कहा था कि बो का वर्ड आपने अच्छा इस्तेमाल नहीं किया, झुकते तो अल्लाह के सामने, ये एक इडियोमेटिक टोन में इस्तेमाल किया है कि वो आपका एहतराम करेंगे, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। वो जो आज तकलीफ दे रहे हैं ना, जब आप सक्सेसफुल होगे तो फिर वो आपके पीछे पीछे भाग रहे होंगे। नेवर एवर लीव होप and just pick one characteristic that Allah has said He love those who do hard work. उसके बाद दुआ है, may Allah bless you with success in every avenue of both lives. Don't forget to say Alhamdulillah all on your success. जो कुछ अचीव किया है, जो कुछ आपके पास है, बहुत है। अल्लाह ने नहीं दिया लोगों को इतना जितना आपके पास है, उनको कुछ और दिया है जो अभी आपको नजर नहीं आ रहा। आपको कुछ मिसिंग है, वो आपको भी नजर नहीं आ रहा। इंसान सारे बराबर हैं, आपने बस अच्छे काम करते रहना है, सोसाइटी का ख्याल रखना है, अल्लाह से दुआ करती रहनी है रहमत की कि आपके साथ लाइफ में अच्छा होता रहे। और कभी अगर अच्छा नहीं हुआ, जो आपकी नजर में अच्छा नहीं है,
तो समझ जाना है कि इसके पीछे कोई ना कोई जेन्युइन रीजन, कोई स्टोरी हो सकती है जो हमारा फ्रेमवर्क दिमाग का बच्चे की तरह छोटा है, समझ नहीं आ रहा। तो वो माँ अगर हमें नहीं फीडर दे रही इस टाइम पे, तो इसका मतलब है कि इस वक्त वो हमारे लिए सही नहीं है, हमारे लिए थोड़ा सा आगे जाके इस चीज में बेहतरी होगी। तो हज़रत अली का कौल है कि जब मेरी दुआ कबूल होती है तो मैं खुश हो जाता हूँ, लेकिन जब कबूल नहीं होती तो मैं और ज्यादा खुश हो जाता हूँ कि अल्लाह ने इससे भी ज्यादा अच्छा रखा हुआ। दुआ कबूल हुई तो वो मिल गया जो मैंने चाहा, और जब कबूल नहीं हुई तो वो मिलेगा जो अल्लाह ने चाहा। तो ये अकीदा बड़ा जरूरी है, और अकीदा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, फिर तो आप सिर्फ सड़ी हुई जिंदगी गुजार रहे हैं। लाइफ में अगर पैशन नहीं है, एफर्ट नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो बस फिर आप बस सोते रहें, बिस्तर पे पड़े लेटे रहें, लेटे लेटे रील्स देखते रहें। पर्पस, डेडिकेशन, हार्डवर्क और अल्लाह पे भरोसा, ये बड़ा खूबसूरत सा फार्मूला है, लाइफ बहुत प्यारी गुजर सकती। ठीक है, तो जिन लोगों का रिजल्ट है बेस्ट ऑफ लक, जिनका रिजल्ट नहीं भी है वो भी, और जिनका रिजल्ट है वो भी दुआ कर सकते हैं अल्लाह से कि मेरे ख्याल में फिर इज्तिमाई दुआ कर लेते हैं, उनको कामयाबी अता कर, रिजल्ट ऐसा है जो उनके लिए सबसे बेहतर हो, और उनको रिजल्ट के बाद उस रिजल्ट को हजम करने की और रिजल्ट के मुताबिक आगे चलने की तौफीक दे। रिजल्ट उनकी नजर में अच्छा हो तो उनको मगरूर ना कर दे, और अगर उनकी नजर में हल्का है तो उनको कमजोर ना कर दे। तो मुश्किलात का मुकाबला सब्र से करना है और अच्छाइयों में शुक्र करना है। तो अल्लाह करे तमाम लोग जो कि पेपर दे चुके हैं, जिनका रिजल्ट करीब है, उनकी लाइफ में ये रिजल्ट का लम्हा कुछ अच्छी खुशियां लेके आए, कुछ बेहतरी लेके आए, और खुदा ना खास्ता अगर कभी ऊंच नीच हो जाए तो उनको इतना हौसला, ज़र्फ और इस्तकामत दे कि उनको जो है वो समझ आ जाए कि उनको ये इस वक्त रिजल्ट उनके लिए कैसे बेहतर है। तो अल्लाह दुनिया और आखिरत, सिर्फ ये दुनिया बड़ी छोटी सी गेम है, दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में आप लोगों को अच्छे से कामयाबियां दे। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।